हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सेस। तो बहुत दिनों के बाद आज थर्ड ईयर का वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें कि मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी का हमारा जो सीरीज़ चल रहा था, वो सीरीज़ काफ़ी दिनों से बंद था, लगभग 1 साल हो गए थे। पर अब हम लोग वापस आ चुके हैं और कंटिन्यू अब आगे से वीडियो आएंगे। ये हमारा एग्ज़ाम सीरीज़ है, ठीक है। इसमें मेनली जो है एग्ज़ाम के ऊपर, जो DNM थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होता है, कॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। हमारे जो टोटल 7 यूनिट के वीडियोस पहले आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तक जो है मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल पेरिफेरियम, इसका वीडियो यहाँ तक आ चुका है। जो हम शुरू करेंगे अब, वो हम 8 नंबर चैप्टर अपना शुरू करेंगे, जो कि होगा मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, जिसमें कि अर्ली एंड लेट ब्लीडिंग आता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एबॉर्शन, फिर एंटीपार्टम हेमरेज और वेसिकुलर मोल। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है हमारा, मेनली बहुत बड़ा पोर्शन जो है एग्ज़ाम का इससे आता है। तो हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं, इसमें काफ़ी वीडियोस आएंगे। तो हम लोग जो हमारा आज का जो पहला जो टॉपिक होगा, वो होगा ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, और उसके अंदर हम लोग अर्ली एंड लेट एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये दोनों टॉपिक्स हम लोग आज ख़त्म करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा टॉपिक, वो यहाँ पे आता है हमारा अर्ली एंड लेट ब्लीडिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है ब्लीडिंग वो होता क्या है, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जिसमें कि है ब्लीडिंग इन नर्सिंग का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगा? गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय वेजाइना के माध्यम से रक्तस्राव होना, यानी कि वेजाइनल ब्लीडिंग होना, कंसेप्शन से लेकर लेबर शुरू होने तक। जब कॉन्सेप्शन होता है, यानी कि जब जो क्वाइटस एक्ट होता है, यानी कि अगर अब नॉर्मल भाषा में उसको बोलते हैं कि जब जो हस्बैंड एंड वाइफ सेक्स करते हैं, तो उस टाइम जो कंसेप्शन होता है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद और लेबर शुरू होने तक, फर्टिलाइजेशन के बाद और लेबर शुरू होने तक के बीच में जो भी ब्लीडिंग होता है, उसको ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो हम इंग्लिश में भी इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इट मीन्स एनी टाइप ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी कि जेनाइटल ट्रैक्ट यानी क्या हो गया, वेजाइना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू ऑनसेट ऑफ लेबर। तो इसको बोलेंगे ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। ये कितने तरह के होते हैं? तो ये 2 तरह के होते हैं। 2 तरह में कौन कौन से हो गए? अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग और लेट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग। तो अर्ली ब्लीडिंग किसको बोलते हैं? अर्ली ब्लीडिंग होता है जो 20 वीक्स से पहले होता है, यानी कि जब कॉन्सेप्शन हुआ उसके बाद 20 वीक्स तक, ठीक है। और लेट प्रेगनेंसी क्या होता है? 20 वीक्स के बाद जो भी ब्लीडिंग होता है उसको हम लोग लेट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग बोलते हैं। इसके कारण अलग अलग होते हैं, जिसमें कि हम अगर अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग के कारण देखें, तो जो मेन कारण होता है वो होता है एबॉर्शन। एबॉर्शन के बाद होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और होता है हाइडेटिफॉर्म मोल, या फिर जिसको हम मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर लेट प्रेगनेंसी के जो कारण होते हैं वो, यानी कि 20 सप्ताह के बाद जो ब्लीडिंग होते हैं, उसको कौन कौन से कारण होते हैं? तो सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया, और होता है एब्रप्सियो प्लेसेंटा, और फिर कुछ लोकल कॉजेज़ भी होते हैं, जिसमें कि सर्वाइकल एरोजन, सर्वाइकल पॉलिप, कार्सिनोमा सर्विक्स, वेजाइनल इन्फेक्शन, या कोई ट्रॉमा हो जाना, इसके वजह से भी होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? अर्ली और लेट ब्लीडिंग में अंतर क्या होता है? अंतर तो मेनली सेम दिख रहा है कि अर्ली मतलब कि पहले होगा, 20 सप्ताह से पहले, और इसका कारण एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, ये सब होता ही है। फिर जो लेट प्रेगनेंसी होता है, इसका होता है कि 20 सप्ताह के बाद, यहाँ पे थोड़ा मिक्सअप हो गया है, तो आपने मुझे पहले बताया है तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। 20 सप्ताह के बाद होगा, और इसका जो कारण होता है वो होता है एब्रप्सियो प्लेसेंटा। फिर इसका जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं उसमें दर्द दिखाई देता है, यूजुअली पेनफुल दर्द होता है, ठीक है। लेकिन जो एब्रप्सियो प्लेसेंटा होता है, इसमें पेनफुल दर्द होता है, लेकिन जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसमें पेनलेस दर्द होता है, यानी कि उसमें दर्द नहीं होता, मतलब जो ब्लीडिंग होती है उसमें दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और इसमें नर्सिंग का मैनेजमेंट क्या होता है? नर्सिंग के मैनेजमेंट पे बात करें तो बेड रेस्ट पे और मदर को आराम करने का सलाह देते हैं, जो वाइटल साइंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ब्लीडिंग की मात्रा को ऑब्जर्व करते हैं, फीटल हार्ट साउंड को सुनते हैं। फिर आईवी लाइन और फ्लूइड रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है तो उसको लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड टेस्ट वगैरह करवाते हैं ब्लीडिंग के कारण पता करने के लिए। यदि हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट की तैयारी करते हैं, यानी कि सर्जरी की तैयारी करते हैं। फिर जो मदर होती है उसको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी
इसके बारे में, ब्लीडिंग के बारे में, ठीक है। तो इसके जो जो भी कारण थे, जिसमें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, अर्ली प्रेगनेंसी का, अर्ली ब्लीडिंग का कारण होता है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और फिर एबॉर्शन। तो ये सारे टॉपिक्स को हम अब लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये अर्ली एंड लेट जो है ना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, क्योंकि इसके बारे में किसी बुक्स में ज़्यादा दिया हुआ नहीं है। लोग डायरेक्ट जो है बुक्स में यहाँ से शुरू कर देता है, एबॉर्शन से, यानी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से डायरेक्ट शुरू कर देता है टॉपिक, तो इसीलिए लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब आगे का जो चैप्टर है हम लोग कंटिन्यू करेंगे बुक्स से, ठीक है। ये DNM का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही अच्छा बुक्स है, मैंने खुद भी पढ़ाई की है इस बुक से, बहुत अच्छा बुक है। तो यहाँ हम लोग इससे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया है इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, इसके बाद डायरेक्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी से शुरू कर दिया है। और यहाँ पे अर्ली एंड लेट जो ये है, इसको डिस्कस करके सही से बताया नहीं गया, इसीलिए मैंने उसको अलग से समझाया था। फिर अब हम लोग देखेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? तो नॉर्मली पहले प्रेगनेंसी क्या होता है कि जब फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो यूट्रस की ओर जाता है, और यूट्रस में उसका आरोपण हो जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है, और यहीं पे इसके बाद ये वृद्धि करता रहता है, इसके बाद फिर इसका जन्म हो जाता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रेगनेंसी, इस तरह से करता है। पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो आरोपण है वो तो 7वें 8वें दिन प्रारंभ हो जाती है, लेकिन 11वें दिन यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन 1% प्रेगनेंसी में, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1% प्रेगनेंसी में जी यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट ना होकर इससे बाहर इम्प्लांट हो जाता है। इसी को हम लोग अस्थानीय गर्भावस्था कहते हैं, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। यानी कि इसको होना था यहाँ पे, ठीक है, ये होता है यूट्रस, इसमें इम्प्लांट होना था, पर ये यहाँ पे फर्टिलाइज होता है, यहाँ पे इम्प्लांट होता है, ये नॉर्मली होता है। पर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, इसमें क्या हो जाता है कि ये यहाँ पे इम्प्लांट ना होकर कहीं भी दूसरे जगह, मान लीजिए कि यहाँ जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें हो गया, ओवरी में हो गया, या फिर बाहर जो है इसके पीछे साइड में, आप लोग को पता है कि जो पाउच ऑफ डगलस वगैरह होता है, तो उसमें जाके इम्प्लांट हो गया, या फिर जो बाहर निकल के इधर एब्डोमेन की तरफ आ गया, उसमें इम्प्लांट हो गया। तो कहीं भी दूसरी जगह इम्प्लांट हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पर ये 1% केस में ही होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि वह असामान्य स्थिति, इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वह असामान्य स्थिति, यानी कि जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम सामान्यतः यूट्राइन कैविटी से बाहर शरीर के अन्य अंगों, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, ओवरी आदि में आरिपूत होकर वहीं पे वृद्धि करने लग जाता है, इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब जो है हम देखेंगे इसके बारे में और डिटेल में। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है वो रिप्रोडक्टिव कैनाल में कहीं भी हो सकता है। इसका जो मोस्ट कॉमन जगह होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहीं पे आसपास में कहीं हो जाता है इम्प्लांट। तो इसको जो मोस्ट कॉमन जगह होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब। लेकिन इसके अलावा ये ओवरी में भी हो सकता है, सर्विक्स में भी हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकता है, इन स्थानों पर भी हो सकता है। परंतु फैलोपियन ट्यूब की तुलना में इन स्थानों पर फर्टिलाइज्ड ओवम के आरोपित होने तथा वृद्धि होने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरी जगह पे अगर इम्प्लांट हो भी जाता है तो इसका चांसेस बहुत कम है, और अगर इम्प्लांट हो भी गया तो भी इसका जो सर्वाइवल का चांसेस है, जो बचने का चांस है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो आरोपण का जो स्थल होता है, ठीक है, जिस जगह पे वो आरोपित हो रहा है या इम्प्लांटेशन हो रहा है, उसके आधार पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उसमें क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो पहला है वो है एक्स्ट्रा यूटेराइन, और दूसरा है यूटेराइन। यूटेराइन में यह सर्वाइकल, कोर्नुआ आदि प्रकार की हो सकती है, यानी कि सर्विक्स में हो गया, कोर्नुआ में हो गया, तो इस सब में हो गया, तो इसको बोलेंगे यूटेराइन। अगर एक्स्ट्रा यूटेराइन बोलेंगे, यानी कि यूट्रस से बाहर, यूटेराइन का मतलब ये यूट्रस के अंदर ही, और जो कोर्नुआ होता है या फिर जो सर्विक्स होता है ये भी यूट्रस का ही पार्ट होता है, हम लोगों ने पढ़ा है पहले। पर जो एक्स्ट्रा यूटेराइन होता है यानी कि यूट्रस से बाहर, तो एक्स्ट्रा यूटेराइन में क्या क्या हो जाएगा, ट्यूबल प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, ओवेराइन प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर हम देखेंगे इन सब के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होता है, यानी कि ये कहाँ पे इम्प्लांट हुआ, ये हुआ है फैलोपियन ट्यूब में, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में इसके अंदर जो होता है, इसके 3-4 पार्ट होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स के बारे में। तो एम्पुला एक पार्ट होता है, एक स्टेमस पार्ट होता है, फिर एक इंटरस्टिशियल पार्ट होता है, एक इन्फल्लिबुलम पार्ट होता है, ठीक है। और फिर एब्डोमिनल प्रेगनेंसी जो होता है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो एब्डोमिनल होता है, फिर एक ओवेरियन यानी कि ओवरी में। तो ये जो सारे हैं ये होते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन। यूटेराइन में
सर्वाइकल या फिर कॉर्नुअल, यानी कि कॉर्नुआ या सर्विक्स किसी में भी इम्प्लांट हो सकता है। तो इतने जो है टाइप्स होते हैं। हम इन सारे टाइप्स को हल्का हल्का देखने वाले हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम के दृष्टि से देख रहे हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हम सिर्फ एग्ज़ाम को ही ध्यान में रख के देखेंगे। तो जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होता है ये सबसे सामान्य प्रकार का होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। जितने भी तरह का जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है ना, उसमें से 97 या 97% वो सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, तो 97% केसेस में पाया जाता है ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इसमें भी जो 97% होता है, इसमें भी 50 से 55% जो होता है ये होता है एम्पुला में। अब इसका रीज़न क्या होता है आप लोगों को जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है हमारा। फर्टिलाइजेशन यानी कि जो अंडा होता है और जो स्पर्म होता है, ठीक है, ये जो आके मिलता है ना, ये एम्पुला में ही आके मिलता है, इसीलिए यहीं पे फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर हम देखते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी को अलग से। ट्यूबल प्रेगनेंसी के बारे में मैंने बता दिया कि 97% केसेस में पाई जाती है। और ये क्यों हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकते हैं? तो जो किसी का फैलोपियन ट्यूब बहुत लंबा है, या फिर ट्यूब में कोई ऐठन है, या फिर कोई मुड़ी हुई ट्यूब है, तो इसके कारण से क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाता है। फिर इसका कारण में फिर वही बताया गया, जैसे कि जन्मजात कुछ बीमारियाँ हो गई, जैसे कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसका जो गुहा है, यानी कि उसका जो ल्यूमन है वो सकरा हो गया है, ट्यूब मुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर जो दूसरा है वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि जो पेल्विस का एरिया होता है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन वाला डिजीज़ हो गया, जैसे कि सेल्पिंजाइटिस। सेल्पिंजाइटिस मतलब क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन या सूजन बोलते हैं, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं सेल्पिंजाइटिस, इसके वजह से। और फिर सेल्पिंजाइटिस के कारण क्या होता है, इसमें क्यों होता है सेल्पिंजाइटिस में, जो कारण जो आप लोगों को पता होगा, जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिर बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि ओवम को आगे खिसकाते रहता है और जाके उसको यूट्रस तक पहुंचाता है, लेकिन वही ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से कि जो फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है। फिर दूसरा होता है PID, पेरीट्यूबल एडहेशन का निर्माण हो जाता है, जिसमें कि जो ट्यूब है ना वो छोटा हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, सकरा हो जाता है, इसकी वजह से वहीं पे हो जाता है। फिर जो तीसरा है वो है कि इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या फिर IUCD इसको बोलते हैं, जिसके आपने नाम सुना होगा। और अगर आपको नाम नहीं पता है तो मैं बता दूं, जैसे कि कॉपर टी होता है। ठीक है, कॉपर टी आपने नाम सुना होगा। कॉपर टी वगैरह जो होता है वो IUCD डिवाइस होता है, इसके वजह से क्या होता है कि यूट्रस में आ नहीं पाता है और फिर वहीं पे हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फिर स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन, यानी कि जो फैलोपियन जो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन होता है, नसबंदी या फिर जो बोलते हैं महिला के नसबंदी, तो उसके बाद अगर प्रेगनेंसी हो गया तो उसके बाद हो जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फैलोपियन ट्यूब में स्थापित होने की संभावना को बढ़ा देते हैं, ट्रोफोब्लास्टिक एक्टिविटी का प्रारंभ हो जाता है, और ट्यूबल एंट्रोमेट्राइसिस, ये भी एक अलग अलग कारण होते हैं। आप नॉर्मली 3-4 ऊपर के कारण है, उसको ध्यान में रखिए, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम के लिए। फिर जो रिस्क फैक्टर होते हैं, कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं जिससे कि चांसेस होता है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाएगा, तो उसका रिस्क फैक्टर में होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, हमने पहले पढ़ चुके हैं। ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, अगर कभी सर्जरी हुई है फैलोपियन ट्यूब में तो उसके वजह से। फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की वजह से। फिर प्रीवियस इंड्यूस्ड एबॉर्शन की वजह से, या फिर प्रीवियस एक्टोपिक, या पहले किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर पॉसिबल टर्मिनेशन हम क्या क्या कर सकते हैं। टर्मिनेशन मतलब कि जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होता है इसको कैसे कैसे ख़त्म हो सकता है, फिर ये समाप्त कैसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है ट्यूबल एबॉर्शन, दूसरा होता है ट्यूबल मोल, तीसरा होता है ट्यूबल रप्चर, यानी कि गर्भपात हो जाना ट्यूब से, फिर मोल बन जाना या फिर फट जाना। तो सबसे पहले एबॉर्शन की बात करें तो जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है, यानी कि एम्पुला और इन्फंडिबुलम, अगर इसमें होता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको इसमें बता दूँ कि जो यहाँ पे होता है ये होता है एम्पुला और ये होता है इन्फंडिबुलम। अगर यहाँ पे कहीं पे इम्प्लांटेशन हुआ है तो क्या होता है, यहाँ से ये नीचे खिसक जाता है और नीचे खिसक के पीछे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एबॉर्शन। ठीक है, ये आपका पहला हो गया ट्यूबल एबॉर्शन। फिर दूसरा होता है ट्यूबल मोल। ट्यूबल मोल क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है इसके चारों तरफ इम्प्लांटेशन साइट होने वाले रक्तस्राव के कारण एम्ब्रियो की मृत्यु हो जाती है। जो रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग जो होता है ना, जब इम्प्लांटेशन होता है तो आपको पता है कि जो ऐसे लेयर होता है, तो इम्प्लांटेशन जो होने लगता है इसको ऐसे खोद के ये अंदर चला जाता है। तो यहाँ से जो ब्लीडिंग होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो है एम्ब्रियो इसकी मृत्यु हो जाती है
और ये पूर्ण रूप से या तो ये पूरी तरफ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, इसी में अंदर चला जाएगा और पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, या फिर जो है ये खिसक के और ट्यूब के रास्ते बाहर निकल जाएगा, जैसे मैंने आपको ट्यूबल एबॉर्शन में बताया था। तो ये हो गया, पहला हो गया ट्यूबल एबॉर्शन, या तो फिर दूसरे में हो गया कि ब्लीडिंग की वजह से या तो वो पूरी तरह से अंदर ही चला जाएगा या फिर बाहर निकल जाएगा। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है ट्यूबल रप्चर। रप्चर में क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है इसके अंदर इम्प्लांटेशन होने लगा, बढ़ने लगा, तो ये ट्यूब जो है फट जाता है, ठीक है, ऐसे फट के ये बाहर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं ट्यूबल फटन, ठीक है। और जो फटता है तो इसके बाद क्या होता है कि इनमें से कोई जो स्थिति है वो हो सकता है, जैसे कि इंट्रापेरेंटियल हेमरेज हो सकता है, या फिर हेमेटोसीली हो सकता है, या फिर सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो सकता है। सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी क्या होता है कि पहले तो ये उसमें ट्यूब में था, लेकिन ये यहाँ से निकल के दूसरी तरफ गया और जो पेरिटोनियम गुहा होता है ऐसे करके, पॉच ऑफ डगलस होता है यहाँ पे, और यहाँ पे यूट्रस होता है, ठीक है, तो यहाँ से घूम के इसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है, और यहाँ पे हमारा एनस होता है, ठीक है, यहाँ पे वेजाइना होती है, तो ऐसे करके, तो इसमें जो आ जाता है ना इस जगह में, तो इस जगह में आने के कारण इसको बोलते हैं सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। यहीं पे आके प्रेगनेंसी जब बढ़ता है उसको हम लोग एब्डोमिनल प्रेगनेंसी बोलते हैं, और पहले वहाँ था, दूसरी जगह दूसरी बार यहाँ आया है, तो इसी इसको सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी बोलते हैं। फिर जो इसका लक्षण होता है यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर इसका लक्षण जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो लक्षण में क्या क्या दिखेगा, सबसे पहले तो एमेनोरिया हो जाएगा, हर प्रेगनेंसी में होता है एमेनोरिया, मतलब कि पीरियड से नहीं आएंगे। फिर एब्डोमिनल पेन होगा यानी कि दर्द होगा। फिर में स्तन में परिवर्तन आएगा, और सीबम में जो मॉर्निंग सिकनेस वगैरह यानी कि जी में चिलाना या उल्टी होना, ये सारी चीज़ें भी रहेगी। फिर जो एब्डोमिनल रक्तस्राव होगा यानी कि असामान्य ब्लीडिंग होते रहेगा। फिर क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान महिला में जो यूरिन से रिलेटेड दिक्कत होगा, यूरिन से रिलेटेड क्या क्या दिक्कत होगा, तो यूरिन पास करते टाइम दर्द होगा, बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा, यूरिन रुका ही रहेगा, कभी कभी आएगा ही नहीं, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। जो पीलापन होता है वो आने लगता है। फिर जो है शॉक के लक्षण दिखने लगते हैं। शॉक के लक्षण क्यों दिखते हैं, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब ब्लीडिंग होती है ट्यूब जैसे ट्यूब के फटने के कारण ब्लीडिंग हुई, या फिर ट्यूबल एबॉर्शन के दौरान ब्लीडिंग हुई, तो इन सब में क्या होता है कि ब्लीडिंग के कारण महिला में शॉक के लक्षण देखने लगते हैं। शॉक का क्या लक्षण दिखेगा, जैसे कि हाइपोटेंशन, जो बीपी है वो कम होने लगेगा, जो हार्ट रेट है वो भी कम होने लगेगा, ठीक है। टैकीकार्डिया हो जाएगा, यानी कि जो हार्ट बीट रहता है, ठीक है, जो हार्ट बीट होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, हार्ट जोर जोर से बीट करने लगेगा, हाथ पैर ठंडा हो जाएगा। तो ये सारे जो शॉक के लक्षण होता है ये सब दिखने लगेगा। फिर क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान जो है इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन में क्या हो सकता है, तो इन्फेक्टेड हेमिटोसीली हो जाता है। इसके कारण जो है रेक्टम में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जो हमारा जो पॉटी वाला जो रास्ता होता है फीमेल का, उसमें दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फिर जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इसका एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एक्टोपिक एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी वह प्रेगनेंसी जो कि ट्यूब रप्चर के ट्यूब एबॉर्शन से संबंधित होती है, जिसमें निचले जो उदर होता है, जो नीचे वाला पेट का भाग होता है, यानी कि नाभि हो गया, और जो ये वाला जो नीचे वाला जो एरिया होता है, इस एरिया में दर्द होता है, ठीक है। जो क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है इसमें इरेगुलर मास को महसूस किया जा सकता है। यहाँ पे जो है ना, जो हम टच करेंगे तो लगेगा कि अंदर में कुछ है। अगर क्रोनिक रहेगा तो यहाँ पे एक्यूट रहेगा तो दर्द होगा, और क्रोनिक रहेगा तो यहाँ पे फील होगा कि अंदर कुछ है। और फिर रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी के दौरान कुलन साइन मौजूद रहता है। तो कुलन साइन क्या होता है, तो इसको पहले थोड़ा साफ कर लो। तो अगर हम कुलन साइन की बात करें तो कुलन साइन क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग होने के कारण अंदर में ब्लड जमा हो जाता है। अंदर में ब्लड जमा होने के कारण क्या हो जाता है कि जो अम्लाइकस यानी कि नाभि का जो रीजन होता है, जो ये रीजन है, यहाँ पे आसपास में इस एरिया में गहरा नीला रंग का हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग कुलन साइन। इसको देख के भी हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है और रप्चर्ड जो है हो गया, यानी कि अंदर से कुछ जो ट्यूब है वो फट चुका है। फिर जो बायमैनुअल एग्जामिनेशन, जिसमें कि हम वेजाना के अंदर उंगली या हाथ डाल के जो एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें जो है मूवमेंट करने पर बहुत ज़्यादा टेंडरनेस यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट सा फील होगा। तो इसको बोलते हैं, ये सब हो गया चेक करने का, मतलब कि हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है। फिर हो गया डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में इसका जो कुछ मेडिकल डायग्नोसिस होता है उसके बारे में बात किया गया यहाँ पे, जिसमें कि सबसे पहले है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। जो वेजाना के अंदर जो है सोनोग्राफी मशीन डाल के चेक किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। इसके दौरान
जो ओवरी होता है या फिर जो एडोनेक्सल मास दिखने लगता है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो एक्यूरेट क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है यही होता है। हम एक्यूरेटली कब कब कह सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जब हम ट्रांस वेजाइनल जो है सोनोग्राफी कर लेंगे, तब हमको एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि नहीं, इसके बाद हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि हाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है। और कुछ और डायग्नोसिस होता है जो कि एक्यूरेट नहीं होता, यानी कि हम उसको कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको चेक करते हैं। इन टेस्ट में जो है सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो होता है कोल्डेसेंटेसिस। कोल्डेसेंटेसिस में क्या होता है कि जहाँ पे जो मैंने आपको जो वो एरिया बताया था जो कि पेरिटोनियम के पास रहता है, ठीक है, ये एरिया, इसमें क्या होता है कि हम एक सुई डाल के लंबी सी, और यहाँ से जो जो भी लिक्विड होता है ना उसको खींच लेते हैं वापस। ठीक है। और इसके अंदर जो रेक्टो यूटेराइन जो पाउच होता है, ठीक है, ये जो रेक्टो यूटेराइन पाउच है, इससे जो द्रव होता है इसको बाहर निकाल के उसका जो है नॉन क्लोटिंग और मतलब कि टेस्ट किया जाता है उसका, एक तरह समझ लीजिए कि उसमें ब्लड एकत्रित जो होता है या फिर जो भी चीज़ें होती है उसको टेस्ट करके पता किया जाता है, और ये प्रेगनेंसी का प्रतीक है। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो ये प्रेगनेंसी होता है। हालांकि अब जो है ना ये कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है, हमको कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा टेस्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो कन्फर्म ही है कि हाँ प्रेगनेंसी ही है। फिर जो एससीजी का लेवल चेक करते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन है, दिख जाता है, एम्प्टी यूटरस में दिखाई दे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को इंगित करता है। यानी कि एससीजी का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, यानी कि जो महिला जो किट से अगर उसने टेस्ट किया या फिर जो ब्लड में एससीजी लेवल टेस्ट किया गया, अगर उसमें जो लेवल है एससीजी का वो बढ़ा हुआ है, लेकिन जो है सोनोग्राफी, जब हमने सोनोग्राफी किया तो उसमें जो है यूटरस जो है वो खाली दिख रहा है, तो अगर वो बढ़ा हुआ है मतलब प्रेगनेंसी है, और यूटरस खाली है मतलब कहीं और जाके बच्चा जमा हो गया, मतलब बैठ गया, तो उसके मतलब कंफर्म हो जाता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। फिर लेप्रोस्कोपी या फिर लेप्रोटॉमी भी करते हैं। लेप्रोस्कोपी में मतलब देखते हैं, और लेप्रोटॉमी में क्या होता है सर्जिकल इंसिजन, मतलब कि सर्जिकली हम काट के उसको चेक करते हैं। तो ये हो गया ये सारी चीज़ें। फिर इसमें कुछ ब्लड टेस्ट भी होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन लेवल, WBC काउंट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी कि ESR जिसको बोलते हैं, फिर ABO, RH ग्रुपिंग, फिर कुलेनसाइन भी चेक करते हैं। ये रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी के दौरान होता है। कुलेनसाइन मैंने आपको बता दिया कि नाभि के आसपास नीला नीला कलर का हो जाता है ब्लड जमा होने की वजह से, इसको कुलेनसाइन बोलता है। ये सारी चीज़ें भी हम चेक करके पता करते हैं। फिर आ जाएगा हमारे मैनेजमेंट की बात, कि ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, अब हम मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे। मैनेजमेंट दो चीज़ों को देख के किया, मतलब एक चीज़ों को देख के किया जाता है कि पहले वो अनरप्चर्ड है या फिर रप्चर्ड है, यानी कि जो अगर वो फट गया है या फिर नहीं फटा है। अगर नहीं फटा है तो उसमें कैसे मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहला मैनेजमेंट होता है कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट में जो है जो लेडीज़ है या जो फीमेल है वो फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट। तो इसके लिए क्या होता है कंजर्वेटिव जो सॉरी मैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है इसको, ठीक है, मैं इसको कंस्ट्रक्टिव बोल रहा था गलती से। तो ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि भविष्य में पुनः इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी का चांसेस होता है, यानी कि फिर से चांसेस होता है कि वो प्रेगनेंसी होगी। ठीक है। यह मेडिकल या सर्जिकल दोनों प्रकार का हो सकता है। मेडिकल में क्या होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, तो होता है मेथोट्रेक्सेट। ये एक दवाई होता है जिसको कि मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है, और जितना जल्दी पता चल जाए उसके लिए ज़्यादा सही रहता है। फिर एक तो है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी दवाई होता है। ये क्या होता है कि संकुचन को बढ़ाता है, ये संकुचित ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। फिर होता है कि पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एक दवाई होता है। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये मेडिकली हम लोग देते हैं, यानी कि टैबलेट के रूप में देते हैं फीमेल को। फिर होता है सर्जिकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। सर्जिकल में क्या क्या करते हैं, सेल्पिंगोस्टॉमी करते हैं। सेल्पिंगोस्टॉमी क्या होता है कि जब जब जो है ना जो बच्चा है वो बढ़ रहा है, उसका साइज अगर 4 सेंटीमीटर से कम है, तो यह ट्यूब के एक डिस्टल में 1/3 भाग में स्थित हो, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए सेल्पिंगोस्टॉमी किया जाता है। इस सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान एंटी मेजेंट्रिक बॉर्डर पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले स्थान के ठीक ऊपर एक लीनियर इंसिजन बनाकर उत्पाद को हटा दिया जाता है। यानी कि जो जैसे कि ये ट्यूब है, इसके ऊपर क्या होता है कि एक कट यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, एक कट लगाया जाता है, और फिर अगर यहाँ पे जो बच्चा है इसको निकाल लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं सर्जिकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसको सेल्पिंगोस्टॉमी बोलते हैं। ठीक है, सेल्पिंगोस्टॉमी, सेल्पिंगोटॉमी नहीं, वो दूसरा होता है, ये सेल्पिंगोस्टॉमी है, ये ध्यान में रखना है। फिर होता है सेगमेंटल या रिजेक्शन या एनेस्टोमोसिस। ये क्या होता है कि एंड टू एंड एनेस्टोमोसिस एक चीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि ये ऐसे करके है फेलोपियन ट्यूब, यहाँ से काट के निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब को काट के निकाल लिया पूरा, यहाँ पे बच्चा है, इसको काट के निकाल लिया, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं
एनास्टोमोसिस, यानी कि बीच से काट के निकाल लिया, दोनों हिस्सा को जोड़ दिया, इसको बोलते हैं। या फिर किसी एक हिस्से को काट के निकाल लिया तो उसको बोलते हैं सेगमेंटल रिसेक्शन। सेगमेंट होने की एक सेगमेंट को काट के निकाल दिया, उसको बोलते हैं सेगमेंटल रिसेक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक पार्ट को निकाल दिया तो सेगमेंटल रिसेक्शन, और दोनों को बीच से काट के निकाला और दोनों को जोड़ दिया तो एनास्टोमोसिस। तो मरीज को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट तभी दिया जाता है जब मरीज की सामान्य स्थिति सुटेबल हो, एक्टोपिक की मास 4 सेंटीमीटर से कम हो, या यूट्यूबल रप्चर के कोई लक्षण मौजूद नहीं है। कंजर्वेटिव उपचार के बाद मरीज का बीटा एससीजी स्तर साप्ताहिक रूप से तब तक मॉनिटर किया जाता है जब तक कि वह 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट ml से कम ना हो जाए। इसको तब तक, जो एससीजी लेवल है ये तो बढ़ा हुआ रहता है और धीरे धीरे कम होता है, तो इसको तब तक मॉनिटर किया जाता है, यानी कि हर वीक, हर 7 दिन में चेक किया जाता है जब तक कि ये 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम नहीं हो जाए। ठीक है। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट तभी दिया जाता है, कुछ पॉइंट यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, ये तभी दिया जाता है जब साइज 4 सेंटीमीटर से कम हो, ट्यूब रप्चर नहीं हुआ, यानी कि ट्यूब जो है फटा नहीं है, और जो उसका जो नॉर्मल स्थिति है वो सूटेबल हो, यानी कि जो फीमेल है वो थोड़ी अभी जवान है, मतलब यंग है, और वो उसको सही से बियर कर सकती है, सही से सहन कर सकती है, और उसको आगे चल के सर्जरी से कोई दिक्कत नहीं होगा, तभी उसको ये दिया जाता है। फिर दूसरा जो होता है वो होता है सेल्पिंगेक्टॉमी। सेल्पिंगेक्टॉमी क्या होता है? ये वो सेल्पिंगोस्टॉमी था, ये सेल्पिंगेक्टॉमी है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को ही काट के हटा दिया जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को काट के हटा देते हैं। फिर जो अगला है वो है रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी। ये दोनों तो हमने पढ़ा था अनरप्चर्ड, जब रप्चर नहीं था तब। पहला था अनरप्चर्ड और दूसरा था रप्चर्ड। तो जब नहीं फटा है तब दो तरह से कर सकते हैं, कंजर्वेटिव और सेल्पिंगेक्टॉमी। और कंजर्वेटिव में क्या कर सकते थे? दवाई दे सकते थे, दवाई में मीथोट्रेक्सेट दे सकते थे, प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते थे और पोटेशियम क्लोराइड दे सकते थे। और दूसरा था कि सेल्पिंगेक्टॉमी, जिसमें कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसका एक ही पार्ट काट के निकालते थे। तो ये हो गया था। दूसरे में था कि हम पूरा फैलोपियन ट्यूब ही काट के निकाल देते थे। फिर अगला जो है, अगर फट गया है, जैसे बच्चा बड़ा होते होते ज़्यादा बड़ा हो गया और वो फट गया, तो फटने के बाद क्या होता है कि फटने के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो क्या किया जाता है कि अर्जेंट लेप्रोटॉमी किया जाता है। अर्जेंटली जो है उसका सर्जरी किया जाता है, या फिर उसका सेल्पिंगेक्टॉमी जो भी ज़रूरी होता है। अगर फैलोपियन ट्यूब काट के निकालना है तो कर देंगे, अगर पूरा यूट्रस ही काट के निकालना है तो वो कर देंगे। जो भी ज़रूरी होता है सर्जरी वो किया जाता है। एंटी शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है कि शॉक ना लगे, पेशेंट शॉक में ना जाए। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसे शॉक ना जाए, तो वो सारे एंटी शॉक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। मरीज को आईवी द्वारा जो है आरएल दिया जाता है। आरएल क्या होता है? जिसने हॉस्पिटल में काम किया होगा उसको पता होता है। वैसे इसका नाम रिंगनर लैक्टेट होता है। ठीक है, रिंगनर लैक्टेट, नॉर्मली आरएल के नाम से ही सब जानते हैं। तो आरएल शुरू कर दिया जाता है। फिर मरीज को अच्छी तरह से क्रॉस मैच करके उसका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, क्योंकि ब्लड में उसमें बहुत कमी आ जाती है। फिर लेप्रोटॉमी या सेल्पिंगोटॉमी जो जरूरी होता है वो किया जाता है। फिर जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम, उसका आरोपण फैलोपियन ट्यूब के इंटरस्टिशियल पार्ट में होता है। तो ट्यूब फटन का आकार ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें महिला की जनरल हेल्थ अधिक खराब होती है। ऐसी स्थिति में महिला को सब टोटल हिस्टेक्टॉमी भी किया जाता है। अगर जो महिला है उसमें जो है इंटरस्टिशियल भाग, यहाँ पे यानी कि वो भाग जहाँ पे कि जो ऐसे अगर हम यूट्रस बनाएं और ऐसे हम फैलोपियन ट्यूब बनाएं, तो ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे कि यूट्रस फैलोपियन ट्यूब से मिलता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट। ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे फटता है ना तो बहुत बड़ा फटता है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है महिला की स्थिति। तो इसीलिए क्या किया जाता है, पूरे यूट्रस को ही बाहर निकाल दिया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं सब टोटल हिस्टेक्टॉमी। सब टोटल मतलब पूरा, और हिस्टेक्टॉमी मतलब यूट्रस का बाहर निकालना। पूरा यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब सब निकाल दिया जाता है बाहर। फिर ये सारी चीज़ें तो हमने जान ली। अब जो हमारा जो मेन काम है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट, कि नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे ऐसी जगह पे। तो हमारा जो नॉर्मल जो 10-15 पॉइंट है एग्जाम में लिखने के लिए, बहुत ही सिंपल है नर्सिंग मैनेजमेंट। ये फ्री का पॉइंट मिल जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट में। वाइटल साइन चेक करना है, जनरल हेल्थ स्टेटस को चेक करते रहना है, जो एब्डोमिनल पेन होगा या फिर जो ब्लीडिंग होगी या जो पीलापन होगा, इन सब की गंभीरता को चेक करते रहना है। शॉक वाक के लक्षण को देखते रहना है, यानी कि अगर बीपी कम हो रहा है या फिर जो उसका हार्ट रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हाथ पे ठंडा पड़ रहा है, तो इन सब को चेक करते रहेंगे। जो
जो आईवी से आरएल देते रहेंगे। फिर अगर ज़रूरत है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करेंगे, लेकिन वो क्रॉस मैच किया हुआ होना चाहिए, मतलब कि अच्छे से क्रॉस मैच हो कि कोई दूसरा ब्लड ना चढ़ा दे। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान महिला को कॉम्प्लिकेशन के जानकारी देते, मतलब चेक करते रहना है कि कहीं उसको कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ उसका गलत असर तो नहीं हो रहा है ब्लड चढ़ाने का। तो ये सारी चीज़ें। और प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जो दवाई देंगे, दवाई देने का जो 5 नियम होता है, जो कि 5 राइट्स इसको बोलते हैं, या फिर 5 सही हिंदी में बोला जाता है, जिसमें कि राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट और राइट टाइम। तो ये होता है PDDRT, यानी कि पेशेंट डोज ड्रग, यानी कि पेशेंट ड्रग डोज और फिर रूट और टाइम। तो ये होता है 5 सही। इन सबको देख के ही दवाई दी जाती है। और नर्सिंग प्रक्रिया के दौरान हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, इससे बचने के लिए जो एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करते रहना है। हर प्रोसीजर के बाद हाथ धोना है, हर प्रोसीजर से पहले हाथ धोना है। एंजाइटी कम करने के लिए जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। फिर इतना तो हो गया हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। फिर अगर सर्जरी होने वाली है तो सर्जरी से पहले जो केयर होता है, सर्जरी के बाद जो केयर होता है, उसमें भी नर्सिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है नर्स को। तो सर्जरी से पहले जो सर्जरी होता है, मतलब सर्जरी से पहले जो केयर करना पड़ता है, उसमें वही सेम चीज़ है, वाइटल साइन चेक करना, सर्जरी के लिए जो कंसेंट लेना, रिटेन में जो लिखवाते हैं कि हाँ ये सर्जरी में कुछ भी हो सकता है तो हमारी गारंटी नहीं है, ये सारी चीज़ें जो फॉर्म भरवाना होता है। फिर स्किन प्रिपरेशन करना चाहिए कि वहाँ पे जो है सही से साफ़ वाफ करके करना चाहिए। फिर जो दवाई देते रहना है, 6 से 8 घंटे पर नील बाय माउथ रखना है। NPO बोलते हैं, यानी तो NBM बोलते हैं, यानी कि नील पर ओरल या फिर नथिंग बाय माउथ। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मुंह से कुछ खाने के लिए नहीं देना है 6 से 8 घंटे पहले से। एंजाइटी दूर करने के लिए जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट या मनोवैज्ञानिक सहारा देते रहना है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अगर कुछ, तो बॉयल कराने के लिए तो इनेमा लगाना चाहिए और कैथेटराइजेशन करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो अगर एनिमा या तो कैथेटराइजेशन, अगर उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं किया, यानी कि डॉक्टर ने उसको मना नहीं किया है, तो हम ये सब लगा के जो उसका है एनएस पूरा वो खाली कर देंगे। फिर मरीज को आइडेंटिफिकेशन टैग लगाना है। ये सर्जरी से पहले टैग लगाया जाता है ताकि उसका उस टाइम पे सही से पहचान हो सके, जिसपे कि मरीज का नाम, पति का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, वार्ड, यूनिट, सर्जरी का नाम सब लिखा हुआ रहता है स्पष्ट शब्दों में। फिर जब सर्जरी हो गया तो उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर नर्सेस देती है। उसमें भी सेम चीज़ें होती है, वाइटल साइन चेक करना, जनरल हेल्थ देखना, दर्द के बारे में पता करना, जो IV लाइन लगा हुआ है उसको चेक करते रहना, जो भी दवाई डॉक्टर ने लिखा है जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटी एमेटिक, एंटी एसिडिक, एंटासिड या फिर एनाल्जेसिक, जो भी दवाई डॉक्टर ने लिखा है वो देते रहना। बेड सोर से बचने के लिए उसका जो पोजीशन है वो हर 4 घंटे में बदलते रहना है। स्किन केयर करते रहना है। खाना पीना प्रारंभ करने के शुरुआत में केवल जो है वो तरल पदार्थ देना है, पहले लिक्विड डाइट देना है, फिर धीरे धीरे भोजन का कंसिस्टेंसी बढ़ाना है और छोटा छोटा मील देना है शुरू में। फिर इन्फेक्शन के रोकथाम के लिए एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान जो मरीज होता है उसको कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज का बहुत ज़्यादा शिकायत रहता है, तो उसके लिए उसका जो फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है, हाई फाइबर वाला डाइट देना है। कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है तो लैक्सेटिव देना है, ठीक है, जैसे कि लूज़ वगैरह आता है, लूज़ के नाम से आता है। तो ये सारी चीज़ें देते रहना है। मरीज को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन दिखता है तो उसको बारीकी से मॉनिटर करना है और डॉक्टर को बताना है। फिर एक जो टॉपिक इसमें रहता है वो है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। हमने एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के बारे में पहले से पढ़ा है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में ही जो है वो जो हमने पाउच बताया था, जैसे कि इधर वेजाइना होती है, ठीक है, ये एनस होता है, तो इसके बीच में ये एक पाउच होता है, ठीक है, ये एनस हो गया, ये हो गया वेजाइना। ये जो पाउच होता है ना, इसमें जो अगर बच्चा चला जाता है, अगर फर्स्ट टाइम में वहीं गया तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं क्योंकि पहली बार में ही चला गया। लेकिन अगर पहले कहीं दूसरी जगह था, यानी कि पहले यूट्रस में था या फिर पहले फैलोपियन ट्यूब में था, यहाँ से घूम के फिर यहाँ आया, पहले यहाँ था फिर यहाँ से छूटा और यहाँ पे आया दूसरी बार में, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर इसमें फिर प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी यानी कि उदरिया गर्भावस्था, और फिर सेकेंडरी इसमें यही बताया गया है कि अंडा सीधे ही अगर यूट्रस के बजाय पेरिटोनियल कैविटी में चला जाता है आरोपित होने के लिए, तो इसको प्राइमरी यानी कि प्राथमिक बोलते हैं। और अगर सेकेंडरी कब बोलते हैं, यानी कि द्वितीयक कब बोलते हैं, जब पहले फैलोपियन ट्यूब या ओवरी या गर्भाशय कहीं रहता है, लेकिन वहाँ से निकल के यानी कि निष्कासित होके और ये आ जाता है पेरिटोनियल कैविटी में, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, यानी कि दूसरी बार में आया, पहले कहीं और था दूसरी बार में यहाँ आया,
ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, बहुत ही रेयर। यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये बहुत ही रेयर होता है। और जो सेकेंडरी वाला है ये भी बहुत रेयर होता है, लगभग 3-4 हज़ार प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी कोई ऐसा होता है, बहुत ही रेयर है। फिर इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हमें पता कैसे चलेगा कि एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हुआ है? तो क्लिनिकल लक्षण में क्या क्या होता है कि जो माइनर जो लक्षण होता है गर्भावस्था के, वो तो होगा ही, जैसे कि उल्टी होगा, जी मिचलाएगा, पेट दर्द होगा, कब्ज होगा, ये सारी चीज़ें तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में होता है। जितना एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होना चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में ये होता है, ठीक है। फिर शुरुआत के महीने के दौरान ट्यूबल प्रेगनेंसी के लक्षण, जैसे कि जो पेट का निचला भाग है उसमें दर्द होता है, योनि मार्ग से यानी कि वेजाना से ब्लीडिंग होने लगता है, ये सारी चीज़ें होती है। फिर जो ब्रैक्सटन हिक्स जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आपने प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले में चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में मैंने वहाँ पे बताया था अच्छे से। तो ब्रैक्सटन हिक्स जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, यानी कि ये प्रेजेंट नहीं होता। फिर जो फीटल पार्ट होता है उसको आसानी से फील किया जा सकता है। जो फीटल पार्ट होता है, जो फीटस यानी कि जो बच्चे का जो पार्ट होता है उसको आसानी से फील किया जा सकता है। परीक्षण करने पर फीटस की पोजीशन तथा एटीट्यूड असामान्य प्रतीत होता है। अगर हम जो परीक्षण करते हैं उसका जो पोजीशन है वो किस पोजीशन में है, या फिर जो उसका एटीट्यूड है वो किस पोजीशन में है, तो उससे पता करने पे वो उल्टा पुल्टा दिखता है। फिर इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, तो यानी कि सोनोग्राफी, यानी कि यूएसजी बोलते हैं उसको, अल्ट्रासोनोग्राफी। फिर एक्सरे करते हैं, ये दोनों से पता कर सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर कंफर्म हो गया तो अर्जेंटली हम लेप्रोटॉमी कर देते हैं, मतलब कि सर्जरी करके उसको बाहर निकाल देते हैं, इसमें कि शिशु, प्लेसेंटा, झिल्ली सब को तुरंत बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और आई होप कि मैंने आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बताई। बहुत इसको अगर पढ़ने के लिए जाएंगे डिटेल में तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एग्ज़ाम के लिए इतना इनफ था, इसीलिए मैंने इसको बताया। अब मैं इसी तरह से एक एक करके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा एबॉर्शन और एंटीपार्टम हेमरेज के ऊपर आएगा। इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टाइम लगने वाला है, तो आप लोग अपना कमर कस के बैठ जाइए और जल्दी ही सारे वीडियोज़ आएंगे। और इतने दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रही थी तो मैं कुछ बिजी था और थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसीलिए अब कंटिन्यू आएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें।